किस्त नंबर 5। रियाज आकिब कोहलर। तफसील सुनकर मसकान ने सर पकड़ लिया था। हमाद, आपको हो किया गया है आखिर। मुझे किसी भी कीमत पर बच्चा चाहिए। इसने कई दफा की कही हुई बात दोहराई। तो हम यतीम खाने से कोई बच्चा ले आते हैं। मुझे तमधारा बच्चा चाहिए, सिर्फ तमधारा समझी। हमाद ने आंखें निकाली। हमाद, ये तो किसी को धोखा देना हुआ ना। धोखा कैसा? ये एक हीला है। बिल्कुल ऐसे जैसे तलाक याफ्ता लड़की दोबारा अपने शौहर के निकाह में आने के लिए हलाला कराती है। वो तो मजबूर होती है और किया हम मजबूर नहीं हैं। हमाद ने कत कलामी की। देखो, जिससे तुम खुफिया निकाह पढ़वाओगी उसे हमसे माली फायदा भी तो पहुंचेगा ना। आपने मुझे किस झंझट में डाल दिया है। मैं गैर मर्द को कैसे अपने करीब बर्दाश्त करूंगी। हमाद ने झट जवाब दिया। वो गैर नहीं, तमधारा शौहर होगा। क्या आप ये सब बर्दाश्त कर लेंगे? क्योंकि मैं जानता हूँ तुम सिर्फ मेरी हो। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं सिर्फ तमधारा हूँ। और किसी दूसरे की कुर्बत तुम्हारे दिल से मेरी मोहब्बत नहीं निकाल सकती। हमाद, ये ठीक नहीं है। आप मुझे जज्बाती ब्लैकमेल कर रहे हैं। मसकान का तजब्जुब हमाद को उम्मीद दिलागी। वो शुद्धवाओ मुझसे बोला। प्लीज जान, चंद हफ्तों की बात है। इसके बाद हम दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे। मुझे सोचने का मौका दो। ओके, परसों इस मौजू पर बात होगी। हमाद जल्दी से बोला। मसकान की तरफे से इतनी लचक भी हौसला अफजा थी। और फिर वो मसकान को अकेला छोड़कर घर से बाहर निकल आया। वो उसे आज़ादी से सोचने का मौका देना चाहता था। मसकान के लिए हमाद की आफर हद दर्जा हैरानी का बाइस थी। क्या कोई मोहब्बत करने वाला भी अपनी बीवी किसी दूसरे के हवाले करता है? इसने करब से सोचा। फिर इसे हमाद का बच्चे के लिए जुनून याद आया। शायद बच्चे की मोहब्बत मुझसे बढ़कर है। ये ख्याल भी दिख देने वाला था। वो काफ़ी देर मुख्तलिफ कस्म की तकलीफ दह सोचों में खोई रही। हमाद की बात मानने और ना मानने के ख्यालात में मतज़ब्ज़ुब रही। फिर एक नतीजे पर पहुंचते हुए उसने मुफ्ती साहब का नंबर मलाया और सारी बात इसके गोश गुजार कर दी। बेटी, अजीब मसला पूछ रही हो। मुफ्ती साहब गला खनकारते हुए बोले। मुफ्ती साहब, आप ही ने इसका कोई हल बताना है। मैं तो सोच सोच कर आजिज आ गई हूँ। ये यकीनी बात तो नहीं कि दूसरे शौहर से लाजमन आपकी औलाद हो। और अगर औलाद हो भी जाए तो क्या दूसरा शौहर मुतालबे पर तलाक दे देगा? फिर ये भी याद रहे कि औरत सिर्फ इस सूरत में खुल ले सकती है जब उसका शौहर नामर्द हो या उसे बसाना ना चाहता हो और जुल्म वगैरह का मुर्तकिब हो। सिर्फ नापसंदीदगी या अपने पहले शौहर के पास लुटने की वजह से खुल नहीं ली जा सकती। ऐसी कई कबाहतें होते हुए मैं आपको किसा इसका मशवरा दे सकता हूँ। मुफ्ती साहब, अगर दौलत वगैरह देकर दूसरे शौहर को तलाक देने पर रजामंद कर लिया जाए तो क्या तलाक नहीं होगी? इस सूरत में तलाक हो तो जाएगी। मगर फिर भी मैं इसका मशवरा नहीं दूंगा। बेहतर यही है कि आप दोनों अल्लाह ताला से औलाद मांगी जिस जात के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं। मुफ्ती साहब, अगर ये ना करूं तो मेरा शौहर टेस्ट ट्यूब बेबी पर जोर दे रहा है। बेटी, ये तो किसी भी शौहर के लिए बहुत बेगैरती की बात है कि इसकी नस्ल किसी और से चले। अच्छा मुफ्ती साहब, टेस्ट ट्यूब बेबी और इस सूरत में से कौन से काबिल अमल है? टेस्ट ट्यूब बेबी अगर अपने शौहर के अलावा किसी गैर मर्द से हो तो लारिब हरामकारी है। जबकि मोखरल ज़कर मसला में बच्चा का नसब साबित है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आजकल हलाला का फेल सर अंजाम दिया जाता है। यानी हलाला तो हो जाता है मगर शरीयत के नुक्ता नज़र से ये नापसंदीदा अमल है। उसी तरह मसौला सूरत भी मेरे नुक्ता नज़र से गुनाह का बाइस है और मुजिब गुनाह औरत से ज़्यादा इसका शौहर है जिसने उस काम के लिए औरत को मजबूर किया। मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला आपको उज्र अज़ीम अता फरमाए कि आपने बेहतर रहनुमाई फरमाई। मसकान ने इख्तितामी अल्फाज कहकर राब्ता मुनक़ते कर दिया। वो अधेड़ उम्र शख्स था जो इस कबालिया पर बैठे मुलाजिम से झगड़ रहा था। मैं पूछता हूँ कहाँ है वो धोखेबाज आदमी, फीस के नाम पर मेरे 30,000 रुपये हड़प गया और अब तक लड़की तो किया गदी भी मेरे निकाह में नहीं आई। ये अल्फाज इसके मुंह में थे कि वो दोनों आगे पीछे दफ्तर से बाहर निकले। ज़हीर को देखते ही वो इसकी जानिब लपका। मिस्टर, मुझे मेरे 30,000 लुटा दो। मैंने शादी नहीं करनी। अख्तर साहब, क्या हो गया है आपको? रिश्ते इतनी जल्दी तो नहीं हुआ करते। बात चल रही है, उम्मीद है चंद दिनों तक मैं आपको खुशखबरी सुना सकूंगा। ज़हीर ने निहायत तहम्मुल से जवाब दिया। दानियल को भी इस मर्द की बेसब्री पर हैरत हो रही थी। मुझे नहीं करना शादी, बस मेरी फीस वापस करो। देखिए अख्तर साहब, ये कारोबार ये उसूलों के खिलाफ है।
आपकी फीस हमने बैंक अकाउंट में नहीं डाली हुई। वो रकम आपके रिश्ते की बातचीत के लिए इस्तेमाल हुई है। अख्तर बदतमीजी से बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अपनी रकम वापस चाहिए, वरना मैं इस कंपनी पर केस कर दूंगा। बड़े शौक से जनाब, लेकिन थाने जाने से पहले हमारी शराइत साथ लेते जाए जो हर शादी के ख्वाहिशमंद अफराद को हम पढ़ने के लिए देते हैं। ये कहकर जहीर ने इस्तकबालिया वाले मुलाजिम को कहा, लियाकत, इसे शराइत देखा दो। लियाकत ने सरत से एक चार्ट मेज की दराज से निकालकर उसकी जानिब बढ़ा दिया। चार्ट का उन्वान था, शादी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए हिदायत। मुहतरम, ये मुलाहजा फरमाएं, फीस नाकाबिल वापसी होगी, रिश्ता तय न होने की सूरत में कंपनी जवाबदेह नहीं होगी, और हर रिश्ते की फीस पूरी अदा की जाएगी, वगैरह वगैरह। अख्तर ने वावला मचाया, ये चार्ट मुझे पहले नहीं दिखाया गया था, तो आप मांगते न, यूं भी ये यहाँ लटका होता है। जहीर ने दीवार में गाड़ी एक कील की जानिब इशारा किया। झूठे मकार, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अख्तर खतरनाक इरादे से जहीर की जानिब बढ़ा। जहीर ने घबराए बगैर अपने ऑफिस के साथ वाले दरवाजे की तरफ देखकर जोर से पुकारा, कुर्बान ज़ुहूर। अगले लम्हे हाथों में राइफलें पकड़े दो मसटनडे कमरे से बरामद होकर अख्तर की तरफ बढ़े, जो इन्हें देखते ही अपनी जगह मुंजमद हो गया था। इनमें से नसबतन करख्त शक्ल वाला अख्तर को गिरेबान से पकड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ धकेल कर गिराया। आइंदा अगर इस दफ्तर में नजर आए तो गर्दन तोड़ दूंगा। वो दरवाजे की तरफ जाते हुए बोला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। तुम इतनी आसानी से मेरे पैसे हजम नहीं कर सकते। मगर वहां पर मौजूद तमाम आदमियों की तरह खुद कहने वाले को भी पता था कि ये गीदड़ भबकी के सिवा कुछ नहीं है। और इसके साथ ही दानियल ने भी बैरूनी दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा दिए। वो जानता था कि 10,000 की रकम अब उसे मिलने वाली नहीं थी। अलबत्ता अख्तर की आमद से कम अज कम ये फ़ायदा ज़रूर था कि वो मज़ीद धोखा खाने से बच गया था। इसे जाते देखकर ज़हीर ने आवाज़ दी, आप कहाँ चल गए दानियल साहब? लेकिन वो सुनी अनसुनी करता ऑफिस से बाहर आ गया। उसने अपने पैसों की वापसी का मुतालबा भी नहीं किया था। गो वो दोनों मसटनडे इससे जिस्मानी तौर पर तगड़े नहीं थे। अगर वो खाली हाथ होते तो शायद वो उनसे हाथापाई फिर भी तैयार हो जाता, मगर हथियार की मौजूदगी में वो इसके काबू कहाँ आते। गनीमत यही था कि वो अपनी इज्जत बचा कर रखसत हो रहा था। शादी करना शायद रब ने इसके नसीब में लिखा ही नहीं था। ये कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है जान। मसकान की बातों ने हमाद के दिल में छपी उम्मीद की किरण को तक़वियत दी थी। हम कोई चोरी करने या डाका मारने नहीं जा रहे, और न किसी को कत्ल कर रहे हैं। हमाद, हमें अल्लाह पाक से मांगना चाहिए, हो सकता है वो रहीम व करीम ज़ात हमें औलाद की नेमत से भी नवाज दे। इसके पास कोई कमी तो नहीं है न? मसकान अभी तक इससे मुत्तफ़िक नहीं पा रही थी। वो चर्ब ज़बानी से बोला, पगली, ये दुनिया अल्लाह ताला ने असबाब के तहत पैदा की है। मुजिज़े सिर्फ नबी अकरम से सादिर होते हैं। ना तो अल्लाह पाक के ख़जानों में कोई कमी है और ना वो आजिज़ है। अगर वो चाहे तो मर्द व औरत के बगैर किसी इंसान को पैदा कर ले, जैसा कि हज़रत आदम को वजूद बख्शा, या सिर्फ मर्द ही से दूसरे वजूद को हयात अता फरमाए, जैसा कि हवा बीबी को हज़रत आदम की बाएं पसली से तख्लीक फरमाया, और चाहे तो सिर्फ औरत से नस्ल इंसानी को कायम व दायम रखे, जैसा कि हज़रत ईसा को पैदा फरमाया। मगर बावजूद कादिर होने के वो बेनियाज ज़ात अपने कानून के खिलाफ नहीं करता। अगर मेडिकल कहती है कि मैं औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम हूँ, तो मेरे लिए कानून खदांदी नहीं बदल सकता। मायूसी कफर है, मेराबांचपन ठोस हकीकत है मसकान। और ऐसे मसाइल फ़कत दुआ और नुनगुना से हल नहीं हुआ करते। वो झंझिला के बोली, ओके, जो मर्जी आए करो। हमाद का चेहरा खुशी के मारे खल उठा। वो उसे साथ लपटाते हुए बोला, मैं जानता था तुम मेरी देरीना ख्वाहिश ज़रूर पूरी करोगी। अब ये शादी होगी किससे? मसकान का लहजा अंदेशों से पर था। इसका बंदोबस्त मैं खुद कर लूंगा। हमाद के अनग अनग से खुशी फूट रही थी। बड़ी खुशी हो रही है। मसकान का लहजा तल्खी से पर था। पगली हो तुम? हमाद चापलूसी से बोला, तुम्हें खुद से दूर करके मुझे खुशी मिल सकती है भला? बस 1 माह की बात है, हम फिर इकट्ठे होंगे। भाइयों को किया जवाब पेश करूंगी इस शादी का। हमाद इत्मीनान से बोला, इन्हें हम ला इल्म रखेंगे। मगर कैसे? सादगी से निकाह पढ़ाया जाएगा। एक अलहदा मकान लेके इसमें तुम दोनों रहाइश इख्तियार कर लेना। किसी भी खास मौका पर मैं तुम्हें कॉल करके बुला लूंगा। मैं शौहर की इजाज़त के बगैर कैसे आ सकूंगी? हाँ, तमधार अलिफ शौहर।
वो तंजिया लहजे में बोला। वो तुम्हें भाई से मिलने से तो मना नहीं कर सकता ना। हमाद, अगर उसने शादी के बाद तलाक देने से इनकार कर दिया फिर? आजकल ऐसे गरीब मौजूद हैं जो दौलत के लिए अपनी घर वाली बेच दी। इसने तो सिर्फ तलाक देनी है। हमाद के पास हर सवाल का जवाब मौजूद था। अच्छा, जो तुम्हारी मर्जी आए करो, मगर किसी भी ऊंच नीच के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मसकान ये कहकर वहां से उठ गई। शादी कंपनी की धोखाबाजी से दानियल ने अपनी मुंह को बेखबर रखा था। ये बात उसे ख्वाह मखुआ दिख देती। यूं भी दानियल ने उसे कई मर्तबा छप छप कर रोते देखा था। एक मुंह के लिए इससे बढ़कर किया दिख हो सकता है कि इसके जवान बेटे के लिए कोई खूबसूरत तो किया बदसूरत लड़की का रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं था। बेटे तो यूं भी मुंह की आंखों की ठंडक और दिल का सुकून होते हैं। फिर दानियल जैसे फरमानबरदार बेटे तो लाखों करोड़ों में एक होते हैं। 10,000 की रकम गो एक मजदूर के लिए खतीर रकम थी, मगर स्टील मिल में मजदूरी करके उसने इतनी बचत बहरहाल कर ली थी कि 10,000 के धचके को सहा गया। लेकिन इसके बाद उसने तौबा की कि किसी शादी दफ्तर का रुख नहीं करेगा। वो दिल ही दिल में इस मजलूम अख्तर को दुआएं दे रहा था, जिसका 30,000 का नुकसान हुआ था, लेकिन उसकी वजह से दानियल मजीद नुकसान से बच गया था। वरना तो वो हवरीन के बाद हया नाम की फर्जी लड़की के लिए भी 5,000 फीस अदा करने को तैयार हो गया था। और जाने इसके बाद कितनी नाज़नीनों की तस्वीर के बल पर उसे लूटा जाता। अब अकेले में इस ज़ख़ीम एल्बम को याद करके उसे हंसी आने लगी। एक से बढ़कर एक दोशीज़ा और रिश्तों के इंतज़ार में सूख रही है। इसके जी में आया कहा लगाकर खुद पर हंसे। आखिर बेवकूफ़ी की भी कोई हद होती है। शायद वो शादी की तमन्ना और खूबसूरत लड़की को दुल्हन के रूप में देखने का ख्वाब पूरा होने की हरस में हर हद उबूर कर गया था। चचा खैरदीन की हर तजवीज़ ने न सिर्फ इसका माली नुकसान किया था, बल्कि इसका ज़हनी सुकून भी बर्बाद किया था। पहले उसने तहैया किया था कि चचा खैरदीन का कोई उल्टा सीधा मशवरा नहीं मानेगा, मगर अब पुख्ता अज़्म कर लिया कि इसकी किसी तजवीज़ पर अमल पेरा नहीं होगा, बल्कि इसके पास ही नहीं जाएगा। हमाद ने बहुत बड़ा रसक लेकर अफरीहा को एतिमाद में लेने का फैसला कर लिया। इसे एक मुखलिस साथी की ज़रूरत थी जो उसे बेहतर मशवरा दे सकता। और ऐसा साथी फरीहा के अलावा कौन हो सकता था? अगर अभी नहीं तो शादी के बाद उसे पता चल ही जाना था कि हमाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत से महरूम है। फिर इस बात को छुपाने के लिए इतनी तगवाओ दौक की क्या ज़रूरत थी? फरीहा शिकवा कनु हुई। तुमने इतने दिन तक ये बात मुझसे छुपाए रखी। मैं डरता था जान कहीं तुम मुझसे मुतनफ़र ना हो जाओ। फरीहा इसका हाथ थामते हुए बोली। पागल, ऐसा हो सकता है भला? मैं मसकान नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए टेस्ट ट्यूब बेबी के अमल से ना गुजर सकूं। हम्फ्री बहुत ज्यादा सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरी जिंदगी का कोई गोशा मेरी जाने हयात की नजरों से पोशीदा नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताओ अब क्या सोचा है तुमने? अब मैं कोई ऐसा आदमी ढूंढूंगा जिससे मसकान की खुफिया शादी करा सकूं। और फिर जैसे ही उसे हमल ठहरा वो तलाक लेकर वापस आ जाएगी। अगर इसका शौहर तलाक देने पर राजी ना हुआ फिर? गरीब आदमी के लिए चंद टक्कों का लालच ही बहुत होता है। मोहब्बत बहुत अजीब जज्बा है हमाद। हो सकता है वो किसी सूरत तलाक ना दे, और खुल के लिए तो मसकान अदालत का दरवाज़ा भी नहीं खटखटा सकेगी, क्योंकि इस तरह सारी बात इसके भाइयों को पता चल जाएगी, जिसमें उससे ज्यादा तुम्हारा नुकसान है। हमाद बेरहमी से मुस्कुराया। फिर किया? वो बेवा भी तो हो सकती है मेरी जान, ये ना हो तुम्हें कोई नुकसान पहुंच जाए। फरीहा के लहजे में हजारों अंदेशे करवटें ले रहे थे। वो बेपरवाही से बोला, फ्री मैं कौन सा कलाशनकोफ हाथों में थामे इसे ठिकाने लगाने जाओ नुनगुन्नगा। भाड़े के टटू बहुत मिल जाते हैं, और पहले मैं कोशिश करूंगा कि धमकी या हल्की फुल्की फंटी ही से काम निकल जाए। अगर वो किसी सूरत ना माना पर ये आखिरी कदम उठाओ नुनगुन्नगा। वैसे वो कमीनी हैरान तो बहुत हुआ होगी जब तुमने इसे किसी और से शादी करने का कहा होगा। ऐसी वैसी वो गरीब हैरान है कि एक मोहब्बत करने वाला कैसे अपनी बीवी को गैर मर्द के पास भेज सकता है। बेवकूफ जानती नहीं न मेरा महबूब कौन है। औरस की हैसियत मेरे लिए दूध देने वाली गाय से ज्यादा नहीं है। और हमाद की बात पर फरीहा कहा लगाकर हंस दी। तो अब वो राजी है? मिलानी साहिबा टेस्ट ट्यूब बेबी पर तैयार नहीं और दूसरे मर्द की आगोश में जाने के लिए तैयार हो गई है। वैसे समझ में नहीं आता उसकी अकल का। आखिर टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या कबाहत है? किसी मुल ने मना किया है मुहतरमा को? हमाद हिकारत भरे लहजे में बोला।
ये मौलवी भी अजीब हैं। ऐसे मर्द का अंतफा जो औरत का शौहर ना हो, इस औरत के रहम में परवरिश नहीं पा सकता, इसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता, इससे नसब साबित नहीं होता, वगैरह वगैरह। हाँ, बड़े आए इस्लाम के ठेकेदार। इतना नहीं सोचते कि मजबूर आदमी किया करे। जिसकी औलाद ना हो वो कहाँ जाए? फरीहा ने हैरानी से पूछा। और इस तरह भी तो एक गैर मर्द से ही बच्चा हासिल होगा ना? मगर निकाह के बाद वो गैर थोड़ी रहेगा। फरीहा ने कहका लगाया। वैसे तरकीब तुमने बहुत अच्छी ढूंढी है। वो कमीनी भी तो किसी तरह से राजी नहीं हो रही थी। पता है, इस दिन तूने शाजिया की कहानी सुनाई थी ना, बस वही सुनकर मेरे जहन में ये तरकीब आई थी। और उसी लए तुम इस दिन मेरी बातों पर ध्यान देने के बजाय ये मंसूबा बनाने में मसरूफ थे। ऐसा ही है। वो साफ गोई से बोला। मैं सचमुच बहुत परेशान था। वैसे इसकी आधी दौलत भी तो काफी होगी। और फिर ये भी तो सोचो कि अगर बेटे के बजाय बेटी पैदा हो गई फिर भी तो तुम्हें पूरा तरका मिलने से रहा। इसलिए मेरा मशवरा मान लो। छोड़ो इस बखेड़े को और टनटना मकाओ, कमीनी का। नहीं फ्री, मैं बाकी का निस्फ भी नहीं छोड़ना चाहता। और देखो बेटी होने का इम्कान 50-50 है। अव्वल तो ऐसा होगा नहीं। बिलफर्ज बेटी ही हुई फिर भी तरके में से चौथा हिस्सा मेरा, निस्फ बेटी का। यानी 3/4 तो मैं ले जाओ नूनगुन्नागा। और उम्मीद यही है कि मसकान के भाई बाकी का तरका भी अपनी भांजी को बख्श देंगे। उसके साथ ये भी सोचो कि बच्चा बची होने की सूरत में मैं इन सेठों की हमदर्दी भी तो समेटूंगा। अच्छा ठीक है, अब कुछ खाने को मंगवाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। फरीहा ने मुंह बनाकर गोया इससे मुत्तफिक होने का इंदिया दिया। हमाद ने पहले ऑर्डर लेने वाले बेरे को वापस कर दिया था, ताकि आराम से फरीहा को अपनी बात समझा सके। अब बात की तकमील के बाद उसे खुद भी सख्त कसम की भूख महसूस हो रही थी। इसने बेरे को करीब बुलाने के लिए इशारा कर दिया। हमाद फरीहा को ड्रॉप करके वापस आ रहा था। स्टील मिल के साथ से गुजरते हुए अचानक इसकी नज़र गेट से निकलते हुए एक जवान पर पड़ी और उसने बेसाख्ता कार रोक दी। वो एक सेहतमंद और तगड़ा जवान था मगर इसकी रंगत इतनी काली थी जैसे किसी भी हबशी की हो सकती है। ये ठीक रहेगा, इसने खुद कलामी के अंदाज में कहा। कम अज कम मसकान के बहकने का खतरा नहीं रहेगा। और फिर सेहतमंद भी है। काले का रुख बस स्टॉप की तरफ था। एक फैसले पर पहुंचते हुए उसने कार मोड़ी और उसके करीब जाकर रोक दी। और खिड़की का शीशा नीचे करके बोला, बैठो भाई साहब, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। वो कार को रखते देखकर उसकी तरफ मुतवज्जह हो गया था, तलख लहजे में बोला, मैं पैदल ही भला जनाब। हमाद के लिए इसकी तल्फी हैरानी का बायस थी। मुहतरम मैं आपको लिफट दे रहा हूँ और आप तल्ख हो रहे हैं। अजीब बात है। देखिए जनाब, वो खिड़की पर झकता हवा बोला, मैं किसी भी कस्म का गैर कानूनी काम नहीं कर सकता। मैं रूखी सौख ही खा लूँगा मगर किसी ऐसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनूंगा जिससे इस मुल्क या अवाम को कोई नुकसान पहुँचे। वाह, क्या जज्बात हैं। हमाद खुश दिल्ली से चहका। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ मैंने ऐसी कौन सी ऑफर की है जिससे इस मुल्क या अवाम को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है? वो चंद लम्हे उसे घूरने के बाद बोला, 2-3 माह पहले भी एक बंदे ने मुझे लिफट दी थी। और फिर ये ऑफर की थी कि मैं 50,000 लेकर बस में एक बैग रखूं। यकीनी बात है इस बैग में धमाका खेज मवाद ही होना था। मैंने सोचा शायद आप भी। हाँ हाँ हाँ, हमाद ने जोरदार कहकहा लगाया। नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसी कोई ऑफर करने वाला नहीं हूँ। अलबत्ता आपकी शराफत और ईमानदारी देखकर मुझे लग रहा है कि मेरा एक बहुत बड़ा मसला हल होने वाला है। कौन सा मसला? वो एकदम चुकना हो गया। पहले आप कार में बैठें, आराम से बात करते हैं। और डरो मत। अगर मैं किसी गैर कानूनी काम का कहूँ भी तो करना ना करना तो आपके अपने बस में है ना। वो झिझकते हुए फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर इसके साथ बैठ गया। इसने कार आगे बढ़ाते हुए पूछा, मेरा नाम हमाद है, आप अपना तारुफ कराना पसंद करेंगे? मेरा नाम दानियाल है। तो दानियाल साहब, शादीशुदा हो या कुंवारे? उसने बेखबरी में दानियाल के जख्म खरीदे। हम जैसों को कौन रिश्ता देता है? दानियाल की आवाज में छुपा कर अब हमाद की नजरों से उछल नहीं रहा था। हमाद ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, खैर से ऐसी भी कोई बात नहीं। अच्छा कद काठ है, जवान हो, नाक नक्शा मुतनासिब है। सिर्फ रंग काला होना कोई ऐब तो नहीं है। ये मुझसे पूछो कि रंग काला होना कितना बड़ा ऐब है। दानियाल तल्खी से बोला, जहाँ भी रिश्ते की बात चली, लड़की या तो भाग गई किसी के साथ या खलकर इनकार कर दिया कि इससे शादी नहीं करूंगी।
या खुदकुशी की कोशिश की और इसकी जान बचाने के लिए वालिदैन को रिश्ता तोड़ना पड़ा। वालिदैन हयात हैं, सिर्फ अम्मी जान जिंदा हैं। हमाद ने पूछा, बहन भाई कोई नहीं है, बस मैं और अम्मी जान, इसके अलावा ना कोई रिश्तेदार है और ना अपना। हमाद ने कार एक होटल की पार्किंग में रोकी, वो दोनों नीचे उतर गए। बेरे को चाय के साथ कुछ लाने का कहकर वो दानियाल की तरफ मुतवज्जह हुआ। दानियाल साहब, परेशान ना हूं, अल्लाह बड़ा मुस्बब अलासबाब है। सही कहा जनाब। दानियाल ने आहिस्ता से सर हिला दिया। अच्छा, तालीम कितनी है आपकी? 8 जमात तक पढ़ा हूं जनाब। गुजर बसर अच्छी हो रही है? हम जनाब, अल्लाह का शुक्र है, अपना घर है और स्टील मिल की मजदूरी में अच्छी खासी आमदन हो जाती है। गुड। हमाद ने इत्मीनान से सर हिलाया। उसी वक्त बेरे ने चाय और खाने के लवाजमात उनके सामने लाकर रख दिए। चाय पीकर हमाद बोला, दानियाल मियां, ऐसा करो अपना मोबाइल फ़ोन नंबर मुझे दे दो। एक रिश्ता मेरी नज़र में है। लड़की तालीम याफ्ता है, खूबसूरत है, कम उम्र है, लेकिन है तलाक याफ्ता। मुझे कबूल है। दानियाल बेसब्री से बोला, लेकिन फीस निकाह के बाद ही दे सकूंगा। कैसी फीस? हमाद के लहजे में हैरानी थी। रिश्ता कराने की। दानियाल इसकी हैरानी पर शशदर रह गया। हा हा हा। हमाद के मुंह से बुलंद बांग का कहा बरामद हुआ। अल्लाह के बंदे, मैंने शादी ऑफिस थोड़ी खोल रखा है। ये तो मेरी एक अजीजा के साथ थोड़ी सी ट्रेजेडी हुई, और फिर आपका मसला भी इस तरह हल होता नजर आया तो मैंने ऑफर कर दी। माफी चाहता हूँ जनाब। दानियाल नादिम नजर आने लगा। कोई बात नहीं, कहकर हमाद ने घड़ी पर निगाह दौड़ाई। मेरा ख्याल है चलना चाहिए। और दानियाल सर हिलाते हुए खड़ा हो गया। हमाद इसे घर तक ड्रॉप करने आया था। अपना मोबाइल फ़ोन नंबर उसे नोट कराना दानियाल नहीं भूला था, बल्कि लगे हाथों हमाद ने इसकी एक तस्वीर भी अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे से खींच ली थी, ताकि मसकान को उसके होने वाले शौहर की शक्ल दिखा सके। दानियाल को ड्रॉप करके हमाद घर की जानिब बढ़ गया। दानियाल की शक्ल में उसे अपने मंसूबे को आखिरी शक्ल देने वाला पे मिल गया था। दानियाल की काली रंगत, गुर्बत, जहालत और हसब व नसब इस काबिल नहीं था कि कोई आम लड़की इससे मोहब्बत तो किया शादी की रवादार हो। कजा मसकान जैसी सेठ ज़ादी, वो लाजमन महीना डेढ़ इसके पास दिल पर जबर करके गुजारती। और यही बात हमाद को मतलूब थी। वो मसकान को किसी हैंडसम और पर कशिश मर्द की ज़ौजियत में देकर अपना रास्ता खोटा नहीं करना चाहता था। मसकान ने दूसरी शादी पर आमादगी तो जाहिर कर दी थी, मगर अब दानियाल की तस्वीर देखकर वो किया रद्द अमल जाहिर करती, इस बात का अंदाज़ा लगाने से वो कासिर था। इसकी गाड़ी देखते ही चौकीदार ने गेट खोलकर सलाम कहा। वो जवाब दे बगैर आगे बढ़ता गया। मसकान इसे ख्वाबगाह में मसहरी पर लेटी नजर आई। वो गहरे ख्यालों में खोई हुआ थी। इस्लाम अलैकुम भई, हमारी बेगम किन ख्यालात में खोई है? इसने मसकान के संजीदा चेहरे को देखते हुए मजाहिया अंदाज में पूछा। कोई खास नहीं। वो इसे देखकर उठ बैठी। वो इसके साथ बैठता हुआ बोला, लेटी रहो, लेटी रहो। नहीं, बस ऐसे ही ठीक हूँ। शौहर के हुकूक से वो खूब वाकिफ थी, और हमाद की इज्जत में कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं करती थी। मगर हमाद की आंखों पर लालच और फरीहा के हुस्न की पिटी बंधी हुई थी कि उसे मसकान की मोहब्बत, वफादारी और खिदमत किसी काबिल नजर नहीं आती थी। अच्छा जान, पता है, मैंने ऐसा लड़का ढूंढ लिया है जो हमारे मेयर पर पूरा उतरता हो। शरीफ है, गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है और आयक वालिदा के अलावा कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं है। जब एक दफ़ा कह दिया कि मुझे इन मशवरों से दूर रखो, तो फिर बार बार याद दहानी का मतलब। मसकान तल्ख होने लगी। वो अमीर है या गरीब, गोरा है या काला, खूबसूरत है या बदसूरत, मुझे इससे कुछ नहीं लेना। मेरा मतमा नज़र आपकी खुशी और ख्वाहिश की तकमील है। आई लो यू जान। हमाद ने उसे अपने साथ लिपटा लिया, मगर इस वारफ्तगी में मसकान को खुलूस की सख्त कमी महसूस हुई। यूं लग रहा था जैसे कोई अदाकार रटे रटाए कलमात अदा कर रहा हो। अटस ओके, वो सपाट लहजे में कहते हुए इससे अलहदा हो गई। हमाद को इसकी बेजारी बहुत खली, मगर वो कोई तल्ख बात कहकर उसे बरगश्ता नहीं करना चाहता था। अच्छा, इसकी तस्वीर तो देखो ना। हमाद ने मोबाइल फ़ोन निकालकर दानियाल की तस्वीर स्क्रीन पर लाई, और स्क्रीन इसकी जानिब घुमाई। एक अचटती हुई निगाह स्क्रीन पर डालकर वो नॉर्मल लहजे में बोली, हमाद, जब कह दिया कि इस सारे ड्रामे के जिम्मेदार आप खुद हैं, जो चाहो सो करो। इसने इत्मीनान भरा सांस लेते हुए पूछा। अच्छा, तो फिर कब निकाह की रस्म अदा की जाए? पहले तुम तलाक दोगे, फिर इद्दत गुजारूंगी, इसके बाद ही शादी हो सकेगी। ओह,
اس کا مطلب ابھی مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کے لہجے سے پریشانی جھلکی۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد وہ بولا، ٹھیک ہے پھر میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ مسکان کے چہرے پر کرب بھرے جذبات نمودار ہوئے اور وہ بیڈ سے اٹھ کر باہر جانے لگی۔ کہاں چل دی؟ حماد نے پریشانی سے پوچھا۔ میں اب آپ کی بیوی نہیں رہی محترم۔ ایک خوابگاہ میں ہم کس حیثیت سے رہیں گے؟ کمان یار۔ وہ اسے روکنے کے لیے اس کی طرف بڑھا۔ خبردار اگر میرے قریب آئے۔ وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ حماد، تمہاری محبت نے میری آنکھوں پر پٹی ضرور باندھی ہے، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ محبت کے لیے میں اپنی شرم و حیا بھی قربان کر دوں گی۔ اب تم اس وقت تک میرے لیے غیر ہو جب تک ہمارا نکاح دوبارہ نہیں ہو جاتا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤ گا، لیکن خوابگاہ چھوڑ کر تو نہ جاؤ نا۔ اتنی بڑی مسحری پر ہم دونوں آسانی سے دور دور ہو کر لیٹ سکتے ہیں۔ مشورے کا شکریہ، کہہ کر وہ خوابگاہ سے باہر نکل گئی۔ حماد نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ وہ اس کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا۔ یوں بھی اسے مسکان کی قربت سے زیادہ اس کی دولت عزیز تھی۔ وہ موبائل فون نکال کر ایک جاننے والے مولانا سے عدت کی مدت کے بارے دریافت کرنے لگا۔